हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी जिसे हम भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन जो है 1950 ईस्वी में हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था और तब से हम लोग इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था, जिसे उम्मीद करता हूं आप लोगों ने काफी खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का आज का जो गणतंत्र दिवस है ये कैसा रहा। मुझे तो इन भारतीय त्योहारों के बीच काफी खुशियां मिलती है, तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूं और इसी खुशी में आपके बीच एक और खुशी शामिल कर रहे हैं, वह आपका तिरंगा बैच। तिरंगा बैच में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री वैसे छात्र छात्राएं जो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और आपने मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज किया है, तो आप तिरंगा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है हिस्ट्री का। मैंने आपको सिलेबस बताते समय बताया था कि हम लोग सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा था, यहां पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो यह काफी कठिन है, जिसे समझ पाना बहुत ही जटिल है, इसलिए हम लोग इस अंदाज में पढ़ेंगे ताकि इस कठिनाइयों से हम उबर सके। वैसे भी मेरे भाई, मंजिल तक जाने का रास्ता कठिन ना हो तो मंजिल पाने का मजा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बहुत ही मजे से पढ़ेंगे और मंजिल को नस्ते नाबूद करेंगे। देखिए क्लास थोड़ी सी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जहां पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरीके के प्रश्न जो है मिल जाएंगे। यह नोट्स बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, आप आराम से इसे परचेज कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में, और क्लास और इस नोट्स के जरिए आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए आपको यहां पर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे विश्व की प्राचीन एवं मध्यकालीन सभ्यताओं के बारे में। सभ्यता क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जो कि भारतीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों हुआ। देखिए सिंधु सभ्यता जिसका विकास जो है सिंधु नदी घाटी में होता है, सिंधु नदी घाटी के आसपास इस सभ्यता का विकास होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता पड़ गया। अब सिंधु नदी की बात कर ले तो सिंधु नदी जो है आपका चीन से निकलता है। सिंधु नदी कहां से निकलता है, चीन होते हुए क्या है तो यह यहां से निकलकर भारत में जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से होते हुए यह अरब सागर में चली जाती है। अब ये जो नदियां हैं भाई साहब, इस नदी के आसपास जो है लोगों ने क्या किया, अपना एक समाज विकसित किया, ठीक है, और इसी समाज को सभ्यता का नाम दिया गया और यह सिंधु नदी घाटी के आसपास था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। उसी प्रकार से हम लोग कुछ विश्व के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो जाता है, आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाता है, चीन की सभ्यता हो जाता है, फारस की सभ्यता हो जाता है, सुमेरियन सभ्यता हो जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम लोग आज के क्लास में इसके इंट्रोडक्शन को विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर एक छोटा सा शब्द आपके बीच आ जाता है, वह है सभ्यता। अब हम लोग समझेंगे कि सर सभ्यता जो है यह क्या होता है। तो सभ्यता के समझने से पहले आप एक चीजों को याद रखिए कि सभ्यता शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। वह शब्द कौन सा है, सिविस शब्द है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सभ्यता शब्द का विकास जो है यह किस शब्द से हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द से। वह शब्द कौन सा है, सिविस है। और सिविस का क्या अर्थ होता है, देखिए सिविस का शाब्दिक अर्थ अगर आप समझ जाते हैं, सभ्यता का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। सिविस की अगर हम बात करें तो सिविस का शाब्दिक अर्थ होता है नागरिक या फिर शहरवासी। शहरवासी कहने का मतलब होता है वैसे लोग जो शहरों में निवास करते हैं, उसी को नागरिक भी कहते हैं हम लोग। नगरों में निवास करने वाले को नागरिक कहा जाता है, शहर में निवास करने वाले को शहरवासी कहा जाता है। तो वैसे व्यक्ति जहां पर एक समाज विकसित है, सीधा सीधा समझ लो, जैसे कि हम लोग अभी एक समाज में रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है यह हमारा एक समाज है। उसी प्रकार से कभी सभ्यता हुआ करता था। यह सभ्यता कहीं ना कहीं विकसित थी, जहां पर मानव का क्या होता था, तो एक समाज होता था। आज से 5000 वर्ष पहले की अगर बात करें हम, तो 5000 वर्ष पहले जो है ये प्राचीन विश्व की सभ्यताएं विकसित हुई। उस समय जो है मानव जंगली जानवरों की तरह रहा करता था। अब जंगली जानवरों की तरह रहा करता था यानी कि आदिवासी के रूप में हम इसे जानते हैं। धीरे धीरे इनके रहन सहन में, इनके नॉलेज में, शिक्षा में, इसके संस्कृति में विकास होता गया और विकास होने के साथ साथ इन्होंने जो है अपना एक समाज का निर्माण किया, जिसे सभ्यता का रूप दिया गया। उम्मीद करता हूं आप सभ्यता के बारे में समझ रहे होंगे कि सभ्यता जो है किसको कहेंगे। आप बहुत ही आराम से इसे डिफाइन कर सकते हो कि सभ्यता मानव समाज का एक उन्नत चरण है। उन्नत चरण यानी कि विकसित चरण है, जहां पर लोग उचित स्तर के संगठन का निर्माण करते हैं और आराम से रहते हैं।
जैसे हम लोग एक समाज में काफी आराम के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा जो है इस समाज में क्या है, सभी तरीके का विकास देखने को मिलता है। हम हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या फिर शिक्षित रूप से हर तरीके से विकसित हैं, तो हम आराम से रह पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है सभ्यता के अंतर्गत मानव के द्वारा क्या किया गया, तो एक उचित संगठन का निर्माण किया गया, अपने जीवन शैली को एक आराम से व्यतीत करने का प्रयास किया गया, अपने कला क्षेत्र में विकास किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया गया, कृषि कार्य में विकास किया गया, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से सभी चीजों में जो है विकास देखने को मिला और इसी को क्या कहा गया, तब सभ्यता कहा गया। अब यहां से एक सवाल बन जाता है कि जितनी भी प्राचीन विश्व की सभ्यताएं हैं, इस सभ्यताओं का जो है, इस सभ्यताओं का विकास कैसे होता है, इसका नामकरण कैसे होता है। तो विकास के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि विकास के बारे में अभी क्या बताया है कि लोगों ने अपना रहन सहन परिवर्तित करना शुरू कर दिया, अपने लिए एक समाज का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसको क्या कहा गया, एक सभ्यता कहा गया, जैसे हम लोग आज समाज कहते हैं। तो इस प्रकार से सभ्यता का विकास होता है। लेकिन सभ्यता के नामकरण के संबंध में जो है कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे कि प्राचीन विश्व की सभ्यता है जिसे नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब कहोगे सर इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखो, नदी घाटी सभ्यता जो है इसे इसलिए कहा जाता है, इसके कई सारे रीजन्स हैं। रीजन सबसे पहला तो ये मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जितनी भी सभ्यताएं थी वह सभी के सभी किसी न किसी नदी घाटी यानी कि नदियों के आसपास में जो है इसका विकास हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा गया, नदी घाटी सभ्यता कहा गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्राचीन विश्व की जो सभ्यता है उसे नदी घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यह जो है कहां पर विकसित हुआ, किसी न किसी नदी घाटी के पास जो है इसका विकास हुआ। अब नदी घाटी के पास विकास क्यों होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। क्यों आप कहोगे कि कोई भी सभ्यताएं जो है यह नदी घाटी सभ्यता है, इसका विकास नदी घाटी के पास ही संभव क्यों हो सका? इस तरीके के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपके मन में सवाल बनता होगा। तो इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा आज के इस क्लास में। इससे पहले जान लेते हैं कि आपका जो यह प्राचीन विश्व की सभ्यता है, इस प्राचीन विश्व की सभ्यता को, इस नदी घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसे याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नदी घाटी जो सभ्यता है, इस सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे सर इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आइए समझते हैं हम लोग कि आखिर इन सभ्यताओं का विकास नदी घाटी के पास ही संभव क्यों था। इसको समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा, जैसे कि मैं आपके बारे में बताता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कहां पर रहना जो है यह उचित समझोगे, कहां पर रहना चाहोगे, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि सर जहां पर हमें हर तरीके की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी मैं वहीं पर रहूंगा। तो उसी प्रकार से लोगों को नदी घाटी पर जो है क्या मिला, तो हर तरीके का सुख सुविधा मिला। कैसे कैसे सुविधा मिला? जैसे कि कृषि कार्य करने के लिए, खेती करने के लिए उसे जो है उचित मात्रा में नदियों से जल की प्राप्ति हो गई, जिससे क्या हो सका, तो वह काफी मात्रा में फसलों का पैदावार कर सका, फसलों का उपज कर सका और वह अपना जीवन यापन जो है सही ढंग से कर सका। तो पहला रीजन तो यह हो जाता है कि वह नदी घाटी पर ही जाकर के अपनी सभ्यता का निर्माण किया। इसके बाद दूसरा रीजन यहां पर आ जाता है सामने में कि देखो, नदी घाटी जो होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है यह काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि वहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होती है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्व जो है उसमें समाहित होते हैं, जिसके कारण वहां की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण क्या होती है, वहां पर फसलों का पैदावार काफी अधिक होता है। तो दो कारण निकल कर आया। सबसे पहला कारण कि भाई साहब उसे खेती कार्य करने के लिए उचित मात्रा में नदी से जल मिल गया। दूसरा बात कि उसको जो है नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वह काफी उपजाऊ होता है, जहां पर उसे क्या हुआ, तो काफी अधिक मात्रा में जो है फसल का पैदावार होना शुरू हो गया। तीसरी बात यहां से निकल कर आ जाता है कि पानी, जल ही तो जीवन है। जल जो है भाई साहब दुनिया में किसी भी ऐसे जीव जंतुओं को जो है यह जरूरी नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। जल के बिना आपका जीवन संभव नहीं है। तो आदमियों को वहां पर जो भी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को अपने पीने के लिए, उसके साथ जो पक्षी पशु रहा करते थे उसको पीने के लिए उचित मात्रा में नदी से उसको जल की प्राप्ति हो गई। तीसरा कारण ये हो गया। इसके बाद हम बात करें तो चौथा कारण आपका आ जाता है कि देखो, नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर जो मिट्टियां होती है वह मिट्टी काफी नरम होता है। नरम कहने का मतलब काफी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिसको तोड़ने में कठिनाई नहीं होती है। तो इस मिट्टी के जरिए जो है उन्होंने कच्चे ईंट को बनाना शुरू कर दिया।
अब कच्चे ईंट के जरिए जब ईंट बन गया तो इससे वह अपना मकान भी बना लेता था। तो ये हर तरीके की सुविधाएं उसको नदी घाटी पर मिलना शुरू हो गया। इसके साथ साथ कुछ और भी कारण था। कारण क्या था? तो देखिए, नदी, तालाब, पोखरे के पास तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जंगली जीव होते हैं जो पानी पीने के लिए आते हैं। तो उस समय जो लोग था, बेसिकली आदिवासी लोग था। तो आदिवासी कैसे थे? वह जीव जंतुओं को मारकर अपना भोजन बनाता था, उसे पकाकर खाता था, उसे उसमें काफी दिलचस्पी थी। तो जब कभी भी नदी घाटी पर क्या करते थे, कोई भी जंगली जानवर वहां पर पानी पीने के लिए आता था तो उसको मारकर जो है अपना भोजन बना लेता था। यहां से उसको भोजन की सुविधा मिल जाती थी। दूसरी बात है कि नदी घाटी से क्या होता था, नदियों से मछलियां भी उसे भोजन के रूप में मिल जाता था। तो ये सारी सुख सुविधाएं उसको नदियों के पास देखने को मिल गया। और नदी जो है भाई साहब, सबसे बड़ा सुविधा तो यह प्रदान करता था कि नदी घाटी के मार्ग से जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी उसे क्या होता था, तो काफी सुविधा होता था। कितने सारे रीजंस मैंने आपको बताया। पहली बातें क्या बताया? पहली बातें बताया कि भाई उसे जो है खेती के लिए उचित मात्रा में पानी मिल जाता था, उसके आसपास की भूमि उपजाऊ होती थी। इसके बाद जो है भाई साहब, उसे उचित मात्रा में पीने के लिए जल मिल जाता था, पशु पक्षियों को पिलाने के लिए जल मिल जाता था, मिट्टी मिल जाती थी नरम, जिसके जरिए वह कच्चे ईंट का निर्माण करके अपना घर बना लेता था। इसके बाद नदियां से जो है क्या करता था, मछली को निकाल लेता था, मछली को भोजन बनाता था। वहां पर आने वाले जो भी जंगली जानवर हुआ करते थे उसको मारकर अपना भोजन करता था। नदी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का मार्ग उसे देता था। तो इन सभी कारणों से जो है उस समय के जो व्यक्ति थे, उस समय के जो मानव थे, उन्होंने अपना समाज कहां पर विकसित किया, तो नदी घाटी के पास विकसित किया। और इसीलिए जो है इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए ऐसा क्या कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं का जो विकास है ये नदी घाटी पर ही संभव हो सका, तो ये सारे कारण आप बता सकते हो। अब आइए देखिए, आपसे यहां पर जो है क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको यहां पर प्राचीन विश्व की सभ्यता पढ़ना है। भारत की सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है मैंने आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। आपको जो है आपका सिलेबस बताता क्या है, प्राचीन विश्व की सभ्यता के बारे में, जहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे मिस्र की सभ्यता को, फिर पढ़ोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता को, चीनी सभ्यता को, सुमेरिया सभ्यता को और फारस सभ्यता को। वैसे तो सभ्यताएं कई है, जैसे यूनान की सभ्यता हो गया, अर्मीनियम की सभ्यता हो गया, ये सारी की सारी सभ्यताएं और भी कई सारी सभ्यताएं, लेकिन आपको बेसिकली मिस्र की सभ्यता पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है, चीन की सभ्यता पढ़ना है, सुमेरिया की सभ्यता पढ़ना है और फारस की सभ्यता पढ़ना है। आइए इन सभी सभ्यताओं को हम मैप के माध्यम से जानते हैं। मैप में यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड का मैप है। अब वर्ल्ड का मैप है तो जरा ध्यान से समझो, मैं हर एक चीजों को डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, अंडरलाइन करूंगा। देखिए, जैसे कि यहां पर जो आप देख रहे हो ये एक सभ्यता है। यहां पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा फिगर को। यहां पर एक सभ्यता है इजिप्ट, जिसे हम लोग मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो आपका जो सभ्यता है, यह सभ्यता किस नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहां पर देखिए, ये जो सभ्यता है, ठीक है, सॉरी, ये जो सभ्यता है यहां पर देखिए, ये सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर इस सभ्यता को हम लोग चीनी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो है आपके हर सभ्यताएं जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में विकसित है। मैप में आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये बातें समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड में जो है ये सभ्यताएं कहां कहां हैं। हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब आइए, जैसे कि हम बात करते हैं विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताओं का, तो सबसे पहले मिस्र की सभ्यता पर फोकस करते हैं। हमारा जो मिस्र का सभ्यता है, ध्यान दो, यहां पर आपका मिस्र का सभ्यता है, ये आपका मिस्र का सभ्यता हो जाता है। किस नदी घाटी पर है भाई? तो आप कहोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मेरे भाई। जितनी भी सभ्यता के बारे में बता रहा हूं कॉपी में नोट कर लो। देखो यहां पर मिस्र की सभ्यता जो है यह नील नदी घाटी पर विकसित है, इसलिए इसे नीली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? नीली सभ्यता के नाम से। और ये जो नदियां हैं, इस नदी को नील नदी कहा जाता है। नील नदी जो कि आपका अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? आप कहोगे सर अफ्रीका में नील नदी स्थित है। और यहां पर क्या है, तो इस नदी घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई जिसे मिस्र का सभ्यता कहा गया। मिस्र अभी भी एक देश है, ठीक है। अब देखो नील नदी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। नील नदी की अगर हम बात करें तो यह आपका जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ठीक है। कहां पर? आपका जो ये भूमध्य रेखा है, कौन सा रेखा? भूमि को जो है मध्य बीचों बीच बांटने वाली रेखा है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है एक क्या कहते हैं, बुरुंडी नाम का जगह है, ठीक है। बुरुंडी से निकलती है और बुरुंडी से निकलकर यह उत्तर पूर्व में अफ्रीका से होते हुए कहां पर जाती है? अब भूमध्य सागर में जाकर यह गिर जाती है।
उम्मीद करता हूं आप नील नदी के बारे में जानकारी समझ रहे होंगे। नील नदी जो है यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर पूर्व में क्या करती है, तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका होते हुए यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, आपका नील नदी है। और इसी नदी के आसपास में एक सभ्यता का विकास है। इसी सभ्यता को इजिप्ट सभ्यता यानी कि कहे तो आपका मिस्र सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिस्र सभ्यता जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे नील सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह जानकारी आपके मिस्र सभ्यता की थी। चलिए अब मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता, ध्यान दो, यहां पर फिगर में ध्यान से देखिएगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है आपका यहां पर है, ठीक है। यह सभ्यता जो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि कौन से नदी के तट पर है, आप कहोगे सर दजला फरात नदी। कौन सी नदी? दजला फरात नदी। नोट कर लीजिए, दजला फरात नदी के तट पर जो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाता है। इसी नदी को जो है एक और नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा सकता है टाइग्रिस नदी जो है, क्या किसको कहते हैं? आप कहोगे सर दजला फरात नदी को टाइग्रिस नदी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा कठिन है, नाम थोड़ा सा आपको यहां पर जब आप चीन की सभ्यता पढ़ोगे तो वहां पर तो आपको और भी इतने खतरनाक नाम देखने को मिलेगा जिसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, रिवीजन कीजिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी पर? आप कहोगे सर दजला फरात नदी, ठीक है। दजला फरात को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को टाइग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है। अब सवाल बनता है कि सर दजला फरात नदी जो है यह कहां से कहां तक जाती है? तो दजला फरात नदी जो है यह तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की में भाई साहब। यह तेरोस पर्वत से निकलता है। किस पर्वत से निकलता है? तेरोस पर्वत से निकलता है। और तेरोस पर्वत से निकलकर यह दक्षिण पूर्वी भाग से होते हुए यह तुर्की और इराक में क्या करता है, तो तुर्की और इराक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या करती है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से होते हुए यह कहां पर जाती है, तो फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां पर गिरती है? फारस की खाड़ी में। यह आपका दजला फरात नदी है, ठीक है। अब इस नदी के तट पर, ठीक है, इस नदी घाटी के आसपास में जो सभ्यता विकसित हुआ जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। उम्मीद करता हूं आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। ये जो आपका मिस्र सभ्यता है नील नदी के तट पर हो जाता है, और आपका ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह दजला फरात पर हो जाता है। दो बातें आप यहां से क्लियर हो गया। आपका जो है यहां पर नील नदी कहां से निकलती है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलती है, और बुरुंडी से निकलकर यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका होते हुए कहां पर चली जाती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। और आपका जो दजला फरात नदी है यह तुर्की में स्थित है, और यह दजला फरात नदी तुर्की के जो है तोरेस पर्वत से होकर निकलती है। यहां से दक्षिण पूर्वी भाग से निकलकर यह तुर्की ईरान होते हुए जो इराक होते हुए जो है यह दक्षिण पूर्वी की ओर बहती हुई कहां चली जाती है, तो फारस की खाड़ी में यह जाकर के गिर जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं चीनी सभ्यता की। चीनी सभ्यता आपका यहां पर हो जाता है। देखो चीनी सभ्यता जो कि चीन में है, ठीक है। चीनी सभ्यता, यह आपका चीनी सभ्यता है। अब इस चीनी सभ्यता की बात करें तो यह भाई साहब आपका ह्वांगहो नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मैंने आपको पहले ही बताया, चीनी सभ्यता जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे नाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्या याद रखेंगे हम लोग? चीनी सभ्यता जो है यह किस नदी तट पर? तो आप कहोगे सर यह ह्वांगहो नदी घाटी पर विकसित है। ह्वांगहो नदी को एक और नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिए। किस नाम से जाना जाता है? यांगसियांग के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? यांगसिक्यांग के नाम से। यांगसिक्यांग नदी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है। आप कहोगे सर किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को जो है चांगजियांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चांगजियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें ह्वांगहो नदी के बारे में है। ह्वांगहो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यांगसिक्यांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसे जो है चांगजियांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखिए, ये नदी घाटी जो है, ये नदी घाटी जहां पर आपका चीनी सभ्यता का विकास होता है। किस सभ्यता का विकास होता है? चीनी सभ्यता का। इसके आसपास, इस नदी के आसपास जो है यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसे चीनी सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ह्वांगहो नदी की। किस नदी की बात करते हैं मेरे भाई? ह्वांगहो नदी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ह्वांगहो नदी जो है यह कहां से निकलती है? तो सिकोंग के पहाड़ी से निकलती है, और सिकोंग के पहाड़ी से निकलकर चीन के सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? चीन के सागर में गिर जाती है। तो ये आपका ह्वांगहो नदी के बारे में जानकारी था। अब इसके बाद जो आगे पढ़ना है आपको, फारस सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फारसी सभ्यता की अगर हम बात करें तो यह भाई साहब नदी घाटी सभ्यता नहीं है, याद रखिएगा। नदी घाटी सभ्यता आपका फारस सभ्यता नहीं है। फारस सभ्यता को अभी वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर इसे ईरानी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ईरान के नाम से जाना जाता है। तो ये कुल जानकारी जो थी आपके विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जो आपको पढ़ना है। देखो
अब आगे जो हम लोग क्लास करेंगे यहां से, सबसे पहला मैं बता देता हूं आपको, देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर में हम लोग मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता की अगर बात करें तो मिस्र की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता की विशेषताएं क्या रही थी, इन सभी पहलुओं को जानेंगे। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत इसका जो है राजनीतिक रूपरेखा क्या था, इसका जो है आर्थिक रूपरेखा क्या था, इसका सामाजिक रूपरेखा क्या था, इसका धार्मिक रूपरेखा क्या था, इन सारे पहलुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपका जो है मिस्र की सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें मिस्र की सभ्यता में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए जब कभी भी मैं क्लास आपके लिए लेकर आऊं, अब आपको डेली क्लास ये 7:30 बजे शाम में मिलेगा, आपको डेली 7:30 बजे इस क्लास को ज्वाइन करना है। मिस्र की सभ्यता को खत्म करने के बाद हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पर। मेसोपोटामिया सभ्यता, यहां पर भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसका जो है विकास कैसे होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता, तो इसका जो है विकास कैसे होता है और इसकी जो है सामाजिक रूपरेखाएं, इसकी विशेषताएं क्या रही है, इस सभी चीजों को जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चीनी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, चीनी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इसके बाद फारस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो बस उम्मीद करता हूं आपको जो है हमारी ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर जो है इस छोटे से क्लास के माध्यम से मैंने आपको क्या बताना चाहा है। पहली बात है सभ्यता के बारे में बताया कि सभ्यता जो है ये क्या कहती है, जिस तरीके से अभी हमारा समाज है उसी तरीके से एक समय सभ्यता का विकास हुआ। यह नदी घाटी पर विकास हुआ, इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यता कहा गया। यहाँ पर लोगों ने अपना सर्वांगीण विकास किया आज से 5000 वर्ष पहले। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जितनी भी नदी घाटी सभ्यता उसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ पर जो है क्या पढ़ने को मिला, तो पढ़ने को मिला कि प्राचीन सभ्यताएं जो है इसे हम लोग नदी घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, क्या इसकी जो विशेषताएं, क्या कारण है जो हम लोग इसे नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी सभ्यता है जो कि विश्व की प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और हर एक को हमने डिटेल में यहाँ पर बताया कि कौन सी सभ्यता जो है यह कहाँ पर निहित है, किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे कि आपका मिस्र की सभ्यता हो गया नील नदी पर, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नीली सभ्यता कहा जाता है। नील नदी जो है यह कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक बहती है, इसके बारे में बता दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताया। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह किस नदी पर, तो दजला फरात नदी पर, इसलिए इसे दजला फरात सभ्यता भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर दजला फरात नदी जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टाइग्रिस के नाम से जानते हैं। अब टाइग्रिस नदी जो है या फिर दजला फरात नदी जो है यह कहाँ से कहाँ तक बहती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। चीनी सभ्यता के बारे में बताया, यह किस नदी पर, तो ह्वांगहो नदी पर है। और ह्वांगहो नदी के कई सारे नाम्स मैंने आपको बताए हैं, सभी को नोट कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि ह्वांगहो नदी जो है ये कहाँ से कहाँ तक बहती है भाई, सिकोंग के पहाड़ी से निकल कर यह कहाँ तक, तो आप कहोगे सर चीन सागर में जाती है, पूर्वी चीन सागर में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे मैंने आपको फारस सभ्यता के बारे में बताया। तो फारस सभ्यता जो है यह नदी घाटी सभ्यता नहीं है, यह जो है भाई साहब अभी वर्तमान में ईरान सभ्यता के नाम से या ईरान के नाम से जाना जाता है। ईरान एक देश है ना, तो उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन सभी के विशेषताओं के बारे में कि आखिर जो है मिस्र की सभ्यता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और डेली शाम को 7:30 बजे जो है इस क्लास को आप ज्वाइन करने के लिए तैयार रहिएगा और हर एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो एक बार फटाफट से अपने सभी दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।